हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी प्लस। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे आपसे 2021 का टीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था 7 अगस्त ऑफ 2021 को, उसका हम एक आपको शॉर्ट सॉल्यूशन बताएंगे और जो भी आंसर बताएंगे वो कमीशन की आंसर की के समान होंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन है जो क्लियरली मेंशन था, गलत है वो आंसर की में, उस पर हम आपको बता देंगे कि भाई ये वाला आंसर है, इसका कमीशन ने बताया। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। देखिए, देखने ही से मालूम चल रहा है कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस डिटरमाइन करेगा डिफ्यूजन ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर का सिंपल डिफ्यूजन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, और ये ग्रेडियंट के तहत होता है। मतलब जब डिफरेंस होगा, और डिफरेंस आप इससे कहाँ से आता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जो कि डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपका क्या होगा, डीपीडी। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करा जा रहा है कि कुछ ब्लैंक प्लेस है वाज नॉट गिवन बाय दी डार्विन। डार्विन ने मतलब कौन सी थ्योरी इसमें से नहीं दी, तो आपको खूब पता है म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो उन्होंने नहीं दी थी। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, आपके हिंगो डिब्रीज ने दी थी, और आपकी पेंजेनेसिस की थ्योरी जो थी वो डार्विन ने दी थी। तो यहाँ पे है कि बाज नॉट गिवन, तो दो ही आंसर हमारे पास है, पेंजेनेसिस या म्यूटेशन। तो पेंजेनेसिस तो दी है, तो म्यूटेशन थ्योरी उन्होंने नहीं दी थी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस। तो साइकस की हर एक चीज़ पूरे वेजिटेटिव किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी मानी जाती है, चाहे उसका एंथ्रोजॉइड्स ले लो, चाहे उसका स्पोरोजॉइड ले लो, चाहे उसका साइकस का ओव्यूल ले लो। तो यहाँ पे बात करी गई जो स्पर्मेटोजॉइड्स होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है इसकी, मतलब जो इसका पार्ट होता है वो कैसा होता है, टॉप शेप लट्टू के आकार का और मल्टी सिलेटेड होता है। आपने देखा होगा सिंपल सा इस तरीके का होता है, उसमें इस तरीके से एक रेज होती है, इन पर बहुत सारे सीलियाज होते हैं। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका ए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो भी इस पेपर में आया था, और जो नहीं आता है मतलब थोड़ा सा टफ, मतलब वो बना दिया इन्होंने कि जो स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया, पक्सिनिया बहुत ही फेमस है, पक्सिनिया ग्रेमनेस सबने सुना होगा, मगर पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस किसी ने नहीं सुना था। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो येलो रस्ट ऑफ वीट, वीट पे ही पक्सिनिया करता था, दूसरी डिजीज पक्सिनिया ग्रेमनेस। बस यहाँ पे पक्सिनिया के बारे में जो बात करी गई है कि जो येलो रस्ट ऑफ वीट होता है वो किसके थ्रू करा जाता है, वो करा जाता है पक्सिनिया स्टॉर्मिस के थ्रू। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। देखो, एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है कि ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी का जब भी नाम आए तो इसका आंसर विदाउट एनी थिंक, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सिंपल सोलेनेसी लगा देना। इसके अलावा 2 पॉइंट और भी है, एपिपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन इन 4 फैमिली में नहीं पाया जाता है, एक सोलेनेसी के अलावा, वैसे दूसरी फैमिली में पाया जाता है। तो इस पॉइंट आप दूसरे भी हमसे निकाल सकते हैं, मगर सबसे जो यूनिक आंसर है इन 3 पॉइंट में जो आपको सोलेनेसी से अटैच करता है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिली सोलेनेसी के लिए। बाकी दोनों करेक्टर भी सोलेनेसी में देखने को मिलते हैं। इस करेक्ट आंसर आपका सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड। देखो, एक बात इसमें ध्यान रखें आप लोग, एक टर्म आया कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो चीज़ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो मतलब जितना एयर का वैल्यूम हम लेते हैं और कितना हम निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल हम आराम की मूड में होते हैं, उस टाइम जब हम रेस्पिरेशन करते हैं वो वैल्यूम कहलाता है आपका टाइडल वैल्यूम। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं विरियन। विरियन सिंपल सा, देखिए वायरस को ही विरियन कहा गया। छोटे छोटे जैसे वायरस नहीं होते, जैसे बैक्टीरियोइड्स आपने सुना होगा, ऐसी बैक्टीरिया, ऐसी जो वायरस होता है उसका स्मॉल फॉर्म विरियंस, मतलब जब वो बनता है न्यूली फॉर्म, जैसे कि दूसरे एनिमल केस में हम कहते हैं लार्वा या प्यूपा, ठीक है, कैटरपिलर्स, इस तरीके की जो बातें होती हैं वही सेम पोजीशन है यहीं पे कि वायरस कंप्लीट। वायरस आपको पता है क्या, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। तो वायरन भी बिल्कुल वायरस ही है, तो इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि वायरन जस्ट वायरस एंड इट इज न्यूक्लियोकैप्सिड। तो करेक्ट आंसर आपका ए। एंड क्वेश्चन नंबर हम 8 में बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। देखो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और काफ़ी टफ टॉपिक भी है। और दूसरी बात है कि आपका ये जीन फ्रिक्वेंसी की बात करता है, स्पेशली इवोल्यूशन के बारे में बात करता है, और इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें 5 फैक्टर्स होते हैं। जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन पर अगर हम ये रूल लगा दें और उसके बाद ये बता सकते हैं कि इसमें इवोल्यूशन हो रहा है या इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये बात बताता है ये। और वो 5 फैक्टर को कंसीडर करता है, उसके आधार पर वो बताता है कि भाई इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो उन 5 फैक्टर में 2 फैक्टर ये भी है, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन भी है, और इसके अलावा 3 फैक्टर इसके पास और होते हैं, जिसमें आपका एक आपका नेचुरल सिलेक्शन भी आता है
और एक आपका म्योसिस आता है और रिप्रोडक्शन आता है और एक रैंडम मेटिंग एक टर्म आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। कहते हैं रैंडम मेटिंग अगर ना हो और बाकी 3 फैक्टर होते भी रहें तब भी हार्डी बेरमेगुलिब्रियम बताता है कि इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। खैर वो तो बहुत आगे की बात थी, हम यहाँ सिंपल बता रहे हैं कि हार्डवेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्टेड होता है, तो जो उसके 5 फैक्टर हैं पाँचों को पाँचों से अफेक्ट करते हैं, तो इसमें म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का नाम लिया गया गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका सिंपली सेकंड आंसर हो जाता है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाई। देखो ये जो साइंटिस्ट हैं रोनाल्ड रास, इनका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। और ये जो थे इंडिया में, इन्होंने ये इंडियन ओरिजिन थी इनकी, ठीक है, ये तो इंग्लिश मगर इनकी बर्थ प्लेस इंडिया थी और इन्होंने इंडिया में डिस्कवरी करी थी कलकत्ता में शायद, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में, इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू एज 9+2 है। देखो 9+2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है, जो भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं। सेलुलर प्रोसेस का मतलब सेल के ऊपर पाए जाने वाले कुछ सिलेंडर बॉडीज, चाहे वो सीलिया हो, फ्लेजला हो, बिलाई हो, माइक्रोबिलाई हो, ये सभी आपके सेलुलर प्रोसेस में आते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यूकैरियोटिक सिस्टम होता है, हमारा यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो भी चाहे सीलिया हो चाहे फ्लेजला हो, उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। कहने का मतलब इस तरीके के सिस्टम आपने देखा होगा, बुक्स बना हुआ इस तरीके से, ये 2 9, ठीक है, ये आपके, और इस तरीके से 9 पॉइंट, ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसे हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। और ये यूकैरियोटिक की सीलिया और फ्लेजा दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 बात करते हैं, एलील्स ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत थी थोड़ी सी, बट एक पॉइंट है जहाँ से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, है वो है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कह रहे हैं रिकवर्ड हो जा रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ये बताता है कि जो है लाभ सेग्रीगेशन की बात करता है, क्योंकि F1 में तो आपका एक ही फैक्टर अपीयर होगा, मगर जब उन्हें हम F2 के लिए आगे प्रोसीड करते हैं तो उनके सभी फैक्टर जो होते हैं, मतलब एलील्स, वो अपने को अपीयर करने में रखते हैं, कोई किसी के इफेक्ट को ब्लेंड नहीं करता है। दिस इज सिंपल लाभ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, उसकी डेफिनेशन है। एंड 11 क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि इन ओविलिया कॉलोनी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिसेरी। देखो अब एक सिंपल सी बात है, ओविलिया आपका क्या है, ओविलिया आपका हाइट जो आपका सिलेंटेड फाइलम होता है या निडेरियंस बोलते हैं, उसका मेंबर्स होता है। और सिंपल पहला इसका जो आपका वो है उसी का मेंबर्स होता है, जिसमें आपका 3 लोग आते हैं। अगर हम बात करें फाइसिलिया आता है, ठीक है, और आरेलिया आता है, ये सब उसके मेंबर्स होते हैं। हाइड्रिला आता है, तो उसमें ये कह रहा है कि जो इसमें एक टर्म होता है पेरिसेल, इसके थ्रू नहीं कवर्ड होता। तो एक बात देखो, हाइड्रोकैंथ, ब्लास्टोस्टाइल, ये सब इसकी अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं। मेडूसा, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म ना, इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दो डुअल डाइमॉर्फिज्म टाइप की होती है इनकी। एक ही एनिमल 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक का नाम होता है फॉलिप और एक होता है नाम मेडूसा। तो मेडूसा का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को हम मेडूसा कब कहेंगे, एक अवस्था होती है, जब वो फॉलिप होता है तो उसकी दूसरी अवस्था होती है। तो ये 2 अवस्थाएं, ये तो पूरी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो पेरिसार के अंदर कवर्ड नहीं हो सकता है ना। तो हाइड्रोकैंथ, ब्लास्टोस्टाइल और कोइनोसार जो होते हैं वो इसके थ्रू कवर्ड हो सकते हैं, मगर मेडूसा नॉट कवर्ड, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कैसे आप उससे कवर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, नेरीज द ब्लड इज पम्प्ड बाई। देखो क्वेश्चन में पूछने का तरीका देखिए आप, जो क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं थोड़ा स्पेशल होते हैं, कैसे करके, सिंपल होने के बावजूद स्पेशल है। नेरीज आपको पता है एलिनेडा का मेंबर है, जैसे हमारा जोक आती है, ठीक है, फ्लैटिमा पास्चुमा आता है, उसी के पास का है ये। अब इंपॉर्टेंट क्या है, नेरीज जैसे कि पूरे इन्वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली एनिलिड में, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हम लोग की तरह होता है, मतलब वर्टिब्रेट की तरह होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड, मतलब जो लाइन जो ब्लड होता है पाइपलाइन में बहता है, ना कि ओपन होता है, ठीक है, इंसेक्ट की तरह या मोलस्का की तरह या फिर पोरीफेरा की तरह इस तरीके का नहीं होता है। अब तो हमें दिमाग में क्या आएगा कि अरे एनिलिडा है तो जाहिर सी बात हार्ट के थ्रू पंप होगा, क्योंकि हमारे अंदर हार्ट पंप करता है ब्लड। मगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर हार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। अब हार्ट की जगह किसके कौन काम करता है उसका अल्टरनेटिव, डॉर्सल ब्लड वेसल। देखो इंपॉर्टेंट बात है, हार्ट हमारा डॉर्सल होता है, उनका भी डॉर्सल होना चाहिए, बट होने पर हार्ट होता ही नहीं है। तो हार्ट का अल्टरनेटिव वहाँ पे क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती है। वेंट्रल हमारा हार्ट जो कैसा होता है, वर्टिब्रेट का हार्ट डॉर्सल होता है, ठीक है, तो वेंट्रल का सवाल ही नहीं उठता, तो इसका जो अल्टरनेटिव होगा वो डॉर्सल ही होगा। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स ये काम करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला। हम पढ़ते तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट जब एग्जाम में आते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही माइनर से गलत हो जाते हैं। जैसे मास क्या होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, फर्न क्या होता है, ट्रोडोफाइट्स होता है, ठीक है। इनमें कह रहा है जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, सबको पता है, सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। बट अब बनता किस में, ये भी हमें पता है कि उसमें आर्चिगोनिया होती है
और बोलने में आती है आर्चिगोनिया खूब पता, मगर एग्जाम में जब हमें लगता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि एग्जाम में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उस समय हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, वो ज़्यादा चलना ही गलत हो गया। कैसे? क्योंकि ओगोनियम भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें बहुत सारी जगहों पर हमने देखते हैं, और आर्चिगोनियम भी होता है, मगर अगर जनरल टर्मिनोलॉजी हमारे मुंह से खुद निकलता है कि आर्चिगोनियम में होता है, क्योंकि जो लोअर है ना, जो आपके मासेस और ब्राफाइट्स, इसमें क्या होता है, आर्चिगोनिया होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसी के अंदर इनका एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो हम अगर सिंपल से बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में कि कहाँ पे होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर है आर्चिगोनियम में आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, ओगोनियम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मगर इसके अंदर ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इसमें होता है, यहाँ पे आर्चिगोनियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट में क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है, कौन कौन सी एब्सेंट होती है, तो आपको पता है प्रोकैरियोट में पूरे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे मेन जो कैरेक्टर्स है वो न्यूक्लियस से बनता है कि भाई कौन प्रोकैरियोटिक्स है और कौन यूकैरियोटिक्स है, क्योंकि प्रोकैरियोट में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे करके होती है, तो इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट होता है बिल्कुल स्कैटर्ड रहता है पूरे साइटोप्लाज्म में, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तो आपका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, क्योंकि ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ही कोई ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 बात करते हैं। देखो यहाँ भी बहुत सिंपल सी बात करी है, अब आपको लगता है लिखना इतना चौड़ा है तो कैसे करके क्वेश्चन करेंगे, मगर बहुत सिंपल है। आप आर्गेनिज को पहचानिए, देखिए रैबिट आर्गेनिज में आपका रैबिट कैसा होता है, रैबिट कभी मीट नहीं खाता, ठीक है, फ्लैश नहीं खाता। अब रैबिट कैसा है, शाकाहारी है, शाकाहारी का मतलब है कैनाइन एब्सेंट होना चाहिए, तो कैनाइन इन दो फार्मूले में दो जगह पे एब्सेंट है, तो हमारा आंसर या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि टोटल नंबर आप वो ध्यान रख लें आपकी कितने होते हैं, 28 होते हैं, 32 होते हैं, 28 होते हैं। उसके बाद हम आइडिया कर सकते हैं। रैबिट में थोड़ा सा स्पेशल ये है कि इसका जो इंसीजर्स होते हैं ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं, जो इसका जो फार्मूला बनता है लोअर हाफ का, तो उसके अकॉर्डिंग 2 होते हैं और नीचे 1 होता है, इतना ध्यान रखना है बस आपको। बस आंसर क्लियर हो गया इसका आपका। ठीक है, ऊपर आपका डबल है, नीचे उसका हाफ होता है इंसीजर। कैनाइन बिल्कुल एब्सेंट है, तो कैनाइन तो यहाँ भी एब्सेंट है डी में, तो इससे नहीं क्लियर हो तो हमें फिर क्या इंसीजर को देखना पड़ेगा। बाकी प्रीमोलर्स और मोलर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें इंसीजर में भी पॉइंट मतलब पोजीशन है, और आपका मोलर और प्री मोलर से होगा, मोलर से में कोई प्रॉब्लम है, प्री मोलर से में यहाँ पर प्रॉब्लम है। इंसीजर में भी प्रॉब्लम्स है और प्री मोलर में प्रॉब्लम्स है। देखिए कैसे करके, इंसीजर ऊपर वाले में 2 होते हैं, हाफ अगर लोअर हाफ की जो फार्मूला होता है वो लोअर हाफ के लिए होता है, उसमें 2 होते हैं, नीचे 1 होता है। इसी तरीके से प्री मोलर ऊपर 3 होते हैं, नीचे 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, सी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक का मतलब एब्सेंट होना। तो एक बहुत सिंपल सा बात सुन लें, देखिए आपने सुना होगा फास्फोलिपिड, नाइट्रोजन तो लिपिड का ऑर्गेनिक है तो नाइट्रोजन तो होना ही है, सल्फोलिपिड्स या सल्फोप्रोटीन्स, ठीक है, फास्फोप्रोटीन्स ये सब सुना, तो फास्फोरस सल्फर तो होना है, नाइट्रोजन तो मेजर कंपोनेंट है, तो इन 3 में तो डिफरेंस होना नहीं। अब सिंपल सा आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपका क्या बच्चा, डी अमाइनो एसिड, आपका प्रोटीन्स जो होती हैं एनिमल ओरिजिन की उनमें डी अमाइनो एसिड नहीं होते। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे वो 20 होते हैं और सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, बट यहाँ पे इनकी क्वालिटी होती है कि ये इनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके के होते हैं, तो डी और एल 2 फॉर्म्स होती हैं। तो ये भी नोटिस कराया गया है कि जो आपकी एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन्स होती हैं उनमें एल फॉर्म पाई जाती है। ठीक है, कौन सी, लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो नहीं है वो डी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन में एब्सेंट होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, एलुवियल सॉइल एलुवियल सॉइल आपको पता है 2 मत में 3 दिन बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे बता दिए। इसके बाद जो इंडिया में अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया अपना जो होता है उसमें पाई जाती है। इसके अलावा और ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो हमारा जो द्वाब का रीजन होता है, द्वाब का रीजन का मतलब 2 नहरों के बीच, 2 नदियों के बीच, जैसे गंगा और जमुना के बीच का जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल माना जाता है। ठीक है, स्पेशली हमारा जो वेस्टर्न यूपी और दिल्ली वाला जो रीजन है वो इसमें आता है एलुवियल रीजन्स में। तो कहने का मतलब एलुवियल सॉइल कहीं पर भी बन सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर जोन नहीं है कि भाई मध्य प्रदेश टू गुजरात टू महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। जोनल सॉइल नहीं है, ये जोनल सॉइल है। कहीं भी रिवर्स जो है दूसरी जगह से जो पानी को बहा के साथ जो आता है ऑर्गेनिक मटेरियल वो जहाँ रुक जाता है वहीं आपकी एलुवियल सॉइल बन जाती है। तो गाइस इसका कोई जोन नहीं है, तो ये कई सॉइल है, ए जोनल सॉइल से इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीज। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है मगर इन्होंने नॉट लीज करके इस क्वेश्चन को टफ बना दिया है कि नॉट ट्रू। पहले तो आपको सही पता होना चाहिए। तो हम आपका फ्रेटुमा पास्चुमा के बारे में जानते थे या फिर यूरेनिया के बारे में बहुत पहले जानते थे कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 BC से हम जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट सक ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल्स एंड ह्यूमन। इनका ये ब्लड ले लेती, सबको पता, जोक ना, हमारा यूरेनिया जो होती है तो वो खून चूस लेती है। इसके अलावा जो ब्लड एक बार सक करती है पूरे साल में 2 बार ब्लड सक करती है और उनका डाइजेशन करने में से 10 से
14 महीने, मतलब 10 to 14 मंथ का टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। अब एनिलिडा में अगर आप देखेंगे शुरू में अगर स्टडी करें एनिमल किंगडम को, तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया दो कैटेगरी होती है, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोमिया में आपकी कार्नोडर्मेट और कार्डेट की बात करते हैं, बाकी जो है प्रोटोस्टोमिया है। प्रोटोस्टोमिया में 3 कैटेगरी होती है, सुलोमेट, सीडोसुलोमेट एंड सुलोमेट, यूसुलोमेट। तो यूसुलोमेट में आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा एनिलिडा। तो आपका उसके अकॉर्डिंग इसमें जो सुलोम है वो ट्रू सुलोम होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात करी गई है, इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। इसमें सुलोम तो होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है इसके बारे में। इसमें बोला है कि नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच, बट आयोग का आंसर जो है वो यही आता है कि इसमें बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड होती है। तो इन्होंने कहा कि बॉडी डेवलप वेल डेवलप्ड नहीं है, इन्होंने इस आंसर को सही माना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयोग ने माना है वो ये माना है कि इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, इट इज़ नॉट ट्रू। बाकी 3 जो स्टेटमेंट है ABC वो कम्प्लीटली राइट है, तो इन्होंने माना है डी। जबकि आप स्टडी करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में लगेगा कि कुछ डाउट है, आयोग ने गलत आंसर दे दिया। क्यों? आप पूरा उठा के देख लो, कोई भी बुक सिंपल से रमेश गुप्ता को उठा के देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में क्या कंडीशन है। मगर पर्टिकुलर इस एनिमल की जब हम बात करेंगे, एनिलिडा की तो जनरल बात करेंगे तो ठीक है, ये बात हम जो बात बोल रहे हैं, बट हम हेटेरोडोरिया की बात करेंगे तब ये वाली पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है कि इसमें बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड नहीं होती लाइक अदर एनिलिड्स की तरह। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करेंगे, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे आर। तो बहुत ही सिंपल सा है, जब इसमें ओवरी नहीं होती है, ओवरी कैसी होती है? नेक्ड ओव्यूल होते हैं, बोलते हैं नेक्ड सीड प्लांट। तो ओवरी क्या बनती है? ओवरी तो फ्रूट बनती है, और जो ओव्यूल होते हैं उसके अंदर वो सीड बनते हैं। तो इसमें क्या होती है? ओवरी होती नहीं है, तो इसमें इसलिए सीड नहीं बनते, फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि ओवरी ही फ्रूट बनाता है। अच्छा, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी स्टडी करी होगी, माइकोलॉजी या फंजाई के बारे में पढ़ा होगा, तो पेनिसिलियम जो होता है उसमें कोनिडियोफोर कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमेसी। ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, बट फिर भी ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है कि वर्टिसिलेस्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस सबको पता होता है कि लेमेसी में होता है, मगर इसके अलावा लेमेसी कुछ मेंबर में डाइकैजियल भी इन्फ्लोरेसेंस होता है। इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन द रीनल मेडुला। आप पूरा इस क्वेश्चन को स्टडी करो, फिर देखो कि एक नेफ्रॉन को जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें पार्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है, 3 से 4 पार्ट नज़र आते हैं। अब उसके पार्ट में हमें एक अंदर का जो रीजन होता है वो मेडुला होता है, बाहर का रीजन कार्टेक्स होता है। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा पार्ट जो है वो नेफ्रॉन के मेडुला वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो मेडुला वाले पार्ट में गाइस इसका आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेडुला वाले पार्ट में आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपके किस में आएंगे? वो आपके कार्टेक्स में आएंगे, ग्लोमेरुलर कार्टेक्स में आएगा, पीसीटी जो है टार्टमा हेनले लूप भी कार्टेक्स में आएगा, मगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल्स है वो आपका मेडुला में आएगा, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 24 में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लिस्ट बना लें, बहुत सारे लोगों के नाम उसमें ऐड कर लें वायरस के, क्लियर हो जाएगा। रोटा वायरस जो होता है वो उसमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, करेक्ट आंसर ए हो गया। इसके बाद अब हम रोपैलियम, एक देखो ये भी आपका फिर से क्वेश्चन आएगा सिलेंट्रेटा, आपका निडेरिया से क्वेश्चन है कि जो आरेलिया होती है उसमें एक आर्गन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रोपैलियम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे आल्सो कॉल्ड, इसका एक दूसरा नाम होता है टेंटाक्लोसिस्ट, इसे टेंटाक्लोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में हम बात करते हैं कि आप दी फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू दी। देखो आप प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करोगे तो आपको 4 सब फाइल नजर आएंगे। उसमें पहला है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा में 2 एनिमल रखे गए, एक तो यूग्लिना है और दूसरा है आपका ट्रेपेनोसोमा। अब पॉइंट ये आता है, हमने सार्कोमेस्टिकोफोरा बताया, जबकि यहाँ पे फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा है, ठीक है। तो उसी ग्रुप को हम प्लांट और एनिमल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं कि उसका जो यूग्लिना में जो प्लांट करेक्टर पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है, तो जो फाइटोमेस्टिकोफोरा कहते हैं, और ट्रेपेनोसोमा में एनिमल करेक्टर होता है, उसे हम जूमेस्टिकोफोरा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ यूग्लिना प्लांट वाले की बात करी गई तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइटोमेस्टिकोफोरा। क्वेश्चन नंबर 27 बात करते हैं ट्राइसोमिक द पॉलीप्लाइड क्रोमोसोम। देखो एक सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे पॉलीप्लाइड क्रोमोसोम जैसे होता है ना डिप्लाइड के बाद पॉलीप्लाइड, डिप्लाइड से पॉलीप्लाइड बनता है, हैप्लाइड से पॉलीप्लाइड नहीं बन सकता, ठीक है। तो डिप्लाइड पॉलीप्लाइड क्रोमोसोम का ट्राइसोमिक अगर हम बात करेंगे 2n+ से बात करेंगे, क्योंकि पॉलीप्लाइड ही का मतलब होता है पॉलीप्लाइड के बाद ट्राइसोमिक कंडीशन 2n+1 हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं दी पक्सिनिया ग्रेमिनिस फार्म ऑन व्हीट। तो कोई 5 स्पोर्स होते हैं टोटल, जिसमें से आपके एसियो और पिक्नोस्पोर आपके एक होस्ट जो सेकेंडरी होस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बैकबेरी, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो व्हीट होता है, मतलब प्राइमरी होस्ट जो होता है आपका व्हीट होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? बैकबेरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बरबेरी का प्लांट है, बरबेरी बोलते हैं, और जो ट्री होता है और ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, बिल्कुल मतलब वाइल्ड कंडीशन पाया जाता है, कोई इसकी मतलब लगाया नहीं जाता है इसे, मतलब वाइल्ड पाया जाता है ओनली।
अब होता क्या है, कह रहा है कि पक्सिनिया वीट पे कौन सा आता है, तो वीक्स पे गए, देखो आपका बता दें यूरोडोस्पोर आपका वीट पे बनता है। क्यों बनता है, ये दोनों बनते हैं उधर, एस्टियोस्पोर जो सेकेंडरी होस्ट से उड़ के आते हैं प्राइमरी होस्ट पे, ठीक है, पहले ज़मीन में रहते हैं सॉइल में, फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है खुद को, ठीक है, बेसिडियोस्पोर आ गया, यूरोडोस्पोर, इस तरीके से मूव करता है। तो बेसिडियोस्पोर जो होता है वो भी बनता है वीट में, बट वीट में बनने से पहले इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सॉइल में होता है, उसके बाद ये वीट पे आता है, मगर प्योरली जो वीट पे बनता है वो यूरोडोस्पोर्स होता है। कह रहा है फार्म्ड ऑन वीट, ये बनता तो रहता तो वीट पे मगर ये बनता सॉइल में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे यूरोडोस्पोर्स होता है, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपके दूसरे सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट पे बनते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29 बात करते हैं, समटाइम्स सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स। देखो जब हमारे एक जीन में डिफेक्ट हो जाता है एक जीन में, तो हमारे अकॉर्डिंग उसे एक करेक्टर को अफेक्ट करना चाहिए, बट कभी कभी हमारे कई सारे करेक्टर को अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस, बी हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन गोनेट। तो गोनेट में देखो दो चीज़ें होती हैं, हमारे टेस्टिस भी होते हैं और हमारे ओवरीज भी होते हैं। ओवरीज में जो अंडा बनता है तो उसे ओजेनेसिस बोलते हैं, टेस्टिस में हमारा स्पर्म बनता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दोनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि दोनों ही गैमीट है। गैमीट एक जनरल टर्म्स है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पेक्टिन ऑफ कोलम्बा। कोलम्बा मतलब होता है पिजन, जो हमारा कबूतर होता है, उसमें जो पेक्टिन होता है वो किससे ड्राइव होता है, तो वो कोराइड, उसी का पार्ट होता है कोराइड, उससे बनता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर देखें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, पहले रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया था। इसमें सिंपल सी बात करिए कि कौन सा सीक्वेंस सही है, तो एक बात सुनो, इसमें करेक्ट आंसर भी है। देखो डिप्लाइड होते हैं, मियोसिस होती है, हैप्लाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों बॉडी फ्यूज होती है, फर्टिलाइजेशन, फिर हम कैसे हो जाते हैं, डिप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई सिंपल नहीं, करेक्ट आंसर आपका बी। बाकी देख लेंगे तो ये सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल सी बात है कि जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे डीम बोलते हैं। देखो इनका तो संबंध है नहीं पॉपुलेशन से, पहली तो बात ये सुनो। निस की बात कर सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है। निस होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का, उसके हैबिटेट में उसके फंक्शनल स्टेटस की बात करता है निस, ठीक है। फंक्शनल स्टेटस आप ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन दैट हैबिटेट इज नोन एज निस। तो यहाँ पे बोला गया है पॉपुलेशन, एक की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है आइसोलेटेड पॉपुलेशन, पार्सली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, उसे डिम कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 में बात करते हैं, नंबर ऑफ जेनरा इन दी सेफेलोकॉर्डेटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डिस्प्यूट रहा लोगों के बीच में कि सेफेलोकॉर्डेटा में जो नंबर होता है जेनरा का वो 3 होता है, ठीक है, बट आयोग की आंसर की में 2 आया। अब हो सकता है यहाँ पे मैं भी बी को सपोर्ट करता हूँ गाइस, बट आयोग के आंसर में कि में आंसर जो है वो करेक्ट ए है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल नोन है। देखो एक सिंपल सी बात, सबको पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगा दो यहाँ पर, अगर थोड़ा सा आइडिया आपने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ा तो अच्छा होता है। मोनोट्राइकस का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, केवल एक फ्लैजेला। यहाँ क्या कह रहा है, मेनी फ्लैजेला, इसलिए तो नहीं हो सकता। पेरिट्राइकस में क्या होता है, पूरे बॉडी पे फ्लैजेला होते हैं, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक, ये भी नहीं है। कह रहा है एक पोल पे है मगर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, दोनों पोल्स पे दो फ्लैजेला ग्रुप होता है, इधर भी ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, लोफोट्राइकस में। लोफोट्राइकस होता है कि एक एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नो कंडीशन लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 36 में बात करते हैं कि इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। देखो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होना चाहिए इससे। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट में हम पढ़ते हैं, जब आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ते हैं, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जो से आपके राइबोसोम का टाइप होता है वो डिफरेंस, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू डिफरेंशिएट, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बट कुछ यूकैरियोट में 70s राइबोसोम रिपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये 70s वाला जो राइबोसोम की प्रेजेंस है, क्योंकि प्लांट सेल यूकैरियोट्स हैं, तो ये डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। बट एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेंट्रियोल, ये कभी भी आपकी यूकैरियोट में नहीं पाई जाती, मतलब प्लांट में नहीं पाई जाती। यहाँ यूकैरियोटिक और उसका डिफरेंस ना करके हम प्लांट और एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा एनिमल में पाया जाता है, ऑलमोस्ट प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। इन्हें फिर भी ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होती है सेंट्रियोल, ठीक है। ये एनिमल सेल की बॉडी होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। करेक्ट आंसर आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें, पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेपरमिंट कहाँ से बनता है, मेंथा पेपरेटा से बनता है। सिंपल सा बॉटनिकल नेम ध्यान रखो, इससे भी पेपरमिंट पेपरमिंटा ध्यान रखना, इससे भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38 में। देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आपको पूछा गया है कि आपसे कि इसके मैचिंग करो, तो मैचिंग करने में आप सिंपल सा मैच कर सकते हो भाई। जो एपिस्टैटिक का मतलब क्या होता है, मास्किंग द एक्शन ऑफ जीन, एक बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। और आपका ट्रांसलोकेशन की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोडोमिनेंस क्या होता है, तो कोडोमिनेंस आपको पता है कि कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स या प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, या फिर
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें कोडोमिनेंस के लिए? एक करेक्टर कंट्रोल बाई 2 जीन्स, ये कोडोमिनेंस के लिए आ जाता है। तो सी का 4 देख लो कहीं पे है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? हम आपको क्लियर आंसर बता दे रहे हैं, आप उससे क्लियर कर लीजिए अपना। इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ए आंसर जो है वो करेक्ट है और इसमें आपका बिल्कुल क्लियर आपको आंसर मिल जाएगा सर्च करेंगे तो, कोई भी डाउट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टेस्टिज इन फाउंड अडल्ट एज के लिए, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें रटना है बिल्कुल एकदम, क्योंकि अडल्ट हमें नॉर्मली कहते हैं ना एक पेयर होंगे तो 2 होंगे, इस तरीके से पूछा है, मगर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो अडल्ट टेस्टिज एस्केरिस होता है उसमें टेस्टिज का नंबर 1 होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बस, इसका कोई आंसर नहीं है, कोई समझाने का तरीका नहीं है। फैसुला हिपोटिका, ये भी क्वेश्चन बहुत डिबेट रहा, बट आंसर की में जो आया आयोग की उसमें उन्होंने 1 माना है, क्योंकि हमें लगता है 2 शक्कर होते हैं, मगर इनने कहा है फैसुला अटैचेस टू लिवर बाई केवल 1 शक्कर के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 में बात करेंगे, वो 41 में पैरामिसिन इज प्रोड्यूस बाई विच पार्टिकल ऑफ पैरामिसिन, पैरामिसिन में किस पार्टिकल द्वारा ये पैरामिसिन बनता है? तो ये कप्पा पार्टिकल के थ्रू बनता है। इसके बाद आपका 42 में बात करते हैं, स्टेटोसिस्ट एक पाया जाता है प्राण, प्राण क्या होता है? आपका आर्थ्रोपोड्स होता है और प्राण में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना था, ये प्री कॉज ऑफ एंटीन्यूल में ये पाया जाता है। करेक्ट आंसर 42 का ए हो जाता है। लाइकेन बहुत ही सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेटेमा जो होता है उसमें सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा, सभी में पाए जाते हैं। बिहाइंड शुरू होते हैं बाना, मतलब 16 से स्टार्ट होते हैं, सेगमेंट नंबर 16 से, मतलब 15-16 पे एक स्पॉट इनका स्ट्रक्चर होती है, वहाँ के बाद से स्टार्ट होते हैं, बाकी पूरे पीछे वाले सेगमेंट जितने भी हैं उन पे सब पे ये मिलते हैं। तो गाइज करेक्ट आंसर आपका है 15 और 14-15 सेगमेंट के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम बात करते हैं 45। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइजोफोर या राइजोस्फीयर इन्होंने बोला है इज नाइदर ए रूट और ना ही सूट बट इट इज ऑर्गेनोजेनेसिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ये बात किसने बोली थी? जो राइजोस्फीयर होता है वो ना तो रूट होता है ना सूट होता है, बट उसे एक टर्म दिया गया ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके ये क्या है मतलब, ये किस साइंटिस्ट ने बोला था? इसे बोबर एंड ग्लोबल ने बोला था। करेक्ट आंसर का हो जाता है आपका डी। इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, इन एग्जाम में आ सकता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म को जो एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है उसे साइंटिस्ट ब्रिक एंड मोन ने बोला है टिश्यू सुई जेनरेसिस, ये ध्यान रखना है। इंडोस्पर्म को क्या बोला है? टिश्यू सुई जेनरेसिस। यहाँ पे क्या है? राइजोस्फीयर। अब आगे आएगा एक क्वेश्चन राइजोस्फीयर, अभी बताएंगे आपको, आगे देखते हैं। हाँ, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, तो रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब होता है जब डिफरेंट कलर की वेवलाइन हम डालते हैं प्लांट पे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक होता है, ड्रॉप आउट होता है इन स्पीड या जो फोटोसिंथेसिस की वो होती है, तो उसे कहा गया रेड ड्रॉप इफेक्ट। और ये एक्सपेरिमेंट करे थे इमर्सन ने, इसे इमर्सन इफेक्ट भी कहते हैं कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 74 में बात करते हैं मेंडलबर्ग व जेनेटिक वाज बेस्ड ऑन अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको सबको पता है पाइथन सटाइवम पे ये एक्सपेरिमेंट करा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 28 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत करा गाइस, इसमें सबने आंसर लगाया बैलेंस, बट बैलेंस ने करा था जनरल स्टडी, मतलब दोनों का, उनने स्पेशली एनिमल का नहीं करा था। यहाँ पे पूछा केवल एनिमल की स्टडी का, तो करेक्ट आंसर आपका है पीएल स्केलेटन ने ये बात स्टडी करना स्टार्ट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 में हम बात करेंगे इन पाइनस पॉलिंग ग्रेन्स डेसेस एट, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, हमें समझा देते हैं आपको। इस तरीके से कोड ध्यान रखो 3, 4, 5, 345, और इधर बनाओ साइकस पाइनस इफाइड्रा, ये तीनों क्या है? जिम्नोस्पर्म से। तो 3 स्टेज पे साइकस में रिलीज होता है, 4 स्टेज में आपका पाइनस में होता है और 5 में इफाइड्रा में होता है। तो पाइनस में पूछा क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। अब बात आती है जिम्नोस्पर्म, हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें गाइस ऊपर लग लो, उसमें 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिंग रिलीज होता है, डेसिस होता है, तो ये आपका हो गया एंजियोस्पर्म के लिए 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया पाइनस, करेक्ट आंसर पाइनस 4 सेल्ड स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं एल्जीनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करते हैं 51 में कि साइट ऑफ न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, आपको पता है राइबोसोमल आरएनए का साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय दी बाल, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया क्वेश्चन सर हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो एम्ब्रियो सैक क्या होता है आपको बताया, एम्ब्रियो सैक, या पहले आप इंडोस्पर्म समझो, इंडोस्पर्म तो बनता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ये कहाँ बनेगी? ये आपका मेगा स्पोर के अंदर बनेगी, सिंपल सी बात ये आपको समझना है। मेगा स्पोरोफिल तो कहेगी लीफ के लिए रिप्रेजेंट करता है, इंडोस्पर्म इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब बनता है,
मेगा स्पोरेंजियम एक अदर स्ट्रक्चर होती है जो जिसके अंदर ये सब होता है, मगर ये जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे उन्होंने मेगा स्पोर माना है, क्योंकि जो एम्ब्रियो सेक बनता है वो मेगा स्पोर से बनता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका डी मेगा स्पोर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका गाइस बताएं। देखो ये जो है स्टेरॉइड्स है और आपको इसे देखना चाहिए था TSH, FSH एंड PT, ये हार्मोन एक ही जगह से निकलते हैं और इन सब का फंक्शन आप देखते हैं ना, ये प्रोटीन होते हैं। और ये क्या है, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, और लिपिड वाले सबस्टेंस का जो एक्शन होता है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे करते हैं जाके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ना कि सेल सरफेस रिसेप्टर पे प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी सी बात इन्होंने पूछा है कि सेल सरफेस रिसेप्टर पे किसके रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। नाट को जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनके रिसेप्टर जो होते हैं, जो आपके सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरॉन, तो ये अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनके जो होते हैं सेल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन में नाट पूछा गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 54 में बात करते हैं। क्रेनियल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसिस्टम। इक्विसिस्टम में क्रेनियल कैनाल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात हो, ये प्रोटोजोलम वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लाइकेन से मिलता है हमें। लाइकेन क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनने वाली बॉडी होती है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिबेटेड रहा। बाद में आयोग ने जो आंसर माना वो आपका माना है बी। उन्होंने कहा है कि जो हैंड विंग्स होते हैं हाउस फ्लाई में, जो हमारी मस्का डोमेस्टिका होती है, उसमें वो मॉडिफाइड हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर जिनका नाम लिया उन्होंने हाल्टर्स। हाल्टर्स जो होते हैं रियल बैलेंसर का काम करते हैं, बॉडी को बैलेंस करने का। मगर जब फ्लाइट होती तो ये भी उतनी स्पीड से मतलब फ्लाइट मतलब ब्रिंग करते हैं जितना कि उसके जो आपके 4 विंग्स करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर 56 का जो कंसिडर करा गया वो है बी आंसर की, सेम स्पीड उनकी भी होती है जैसा कि 4 विंग करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, 2 में प्रेजेंट होती है, तो आपका डायजेनेटिक होगा। 58 में बात करें स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या होती है, ब्रायोफाइट्स होती है और ब्रायोफाइट में स्पोर सैक जो होता है वो किससे बनता है, आपका इंडोथीसियम से बनता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 59 में बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर आर सजेस्ट द अक्रेंस। अब देखो एक बात ध्यान रखो, 2 बातें केवल यहाँ पे, होमोलॉगस की बात आए तो डाइवर्जेंट सिंपल था, अब जब एनालॉगस की बात आए तो कन्वर्जेंट। बस इतना आंसर ध्यान रख लो, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ 2 बातें। होमोलॉगस स्ट्रक्चर हमेशा सपोर्ट करती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, और आपकी एनालॉगस स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है आपकी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। तो क्वेश्चन में दिया गया होमोलॉगस स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज कॉल्ड एज सोलिनोस्टील। देखो इसमें एक सिंपल सी बात ये बोली है कि नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, ना ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल पिथ है बीच में और उसके बाद जाइलम फ्लोएम के अपने अपने सेपरेट रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सोलिनोस्टील करेक्ट आंसर आपका 60 का सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 61 बात करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च गई, तो बताने की जरूरत नहीं है, रोडोफाइसी का बहुत ही फेमस कैरेक्टर होता है, बहुत ही बच्चे से पता होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं, आप तो MSc के स्टूडेंट BSc करे हुए आप लोग हैं, तो ये आंसर आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सी बात है, इसमें इन्होंने कंफ्यूज करा। देखो हेरिडेटरी कोई टर्म नहीं होता, ये टाइप का होता है ना, इंग्लिश का जो खेल होता है, टर्मोलॉजी क्या करते हैं, एडजेक्टिव नाउन, वैसा वेरिएशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी होता है। ठीक है, तो ये केवल एक बात है कि पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन या जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हेरिडिटी ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट लैक। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बच्चों को क्या नहीं होता, रेनिन उनके हमारे उसमें नहीं होता। ठीक है, बच्चों में द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट में क्या नहीं होता, तो रेनिन नहीं होता कैसे।